Yes, good morning everyone. Starting with standard costing. You people have done it at earlier level, correct? आपने पहले भी एक बार किया है. So starting with very important topic, standard costing. Think about corporate sector, limited companies. अब ये जो लिमिटेड कंपनीज है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें क्या होता है? इन कॉर्पोरेट सेक्टर शेयर होल्डर्स, कंपनी में लिमिटेड कंपनीज में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स थ्रू द इक्विटी शेयर होल्डिंग. दे कैन कंट्रोल एंटायर बिजनेस, दे कैन कंट्रोल एंटायर कंपनी. तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, बट दे डू नॉट मैनेज डे टू डे बिजनेस. वो लोग डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते. डे टू डे बिजनेस मैनेज करने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉइज आर देयर, डिफरेंट मैनेजर्स आर देयर. लाइक सेल्स मैनेजर रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर रहेगा, परचेस मैनेजर रहेगा, फाइनेंस मैनेजर रहेगा, डिफरेंट एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे. दे मैनेज डे टू डे बिजनेस. एंड द प्रॉब्लम इज all these managers who manage day-to-day business, they don't have any proprietary interest in the business. Proprietary interest का क्या मतलब होता है? यहाँ पे ये जो मैनेजर से एम्प्लॉय से, वो लोगों को प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है. दे आर नॉट कंसर्न विथ ओनर्स प्रॉफिट, माई प्रॉफिट. दे आर कंसर्न विथ व्हाट दे आर गोइंग टू गेट. कि वो लोगों को तो हमको क्या मिलेगा उससे ही मतलब होता है. तो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, लेकिन वो लोग डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है. और जो लोग डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, वो लोगों को प्रॉफिट से कोई रिलेशन नहीं है. सो एज अ शेयर होल्डर, एज अ ओनर, वी आर वरीड अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी. ओनर के हिसाब से आप सोचो, हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारे जो मैनेजर्स है, हमारे जो एम्प्लॉइज है, दे आर इनएफिशिएंट. ड्यू टू देयर इनएफिशिएंसी, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वी डिजर्व माइट बी लॉस्ट. आप लोग भी एक बात तो मानोगे कि एम्प्लॉयर का एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉय का एफिशिएंसी कंपेयर नहीं हो सकता है. तो एम्प्लॉयर ऑलवेज ये सोचेगा कि भाई मेरे एम्प्लॉइज काम नहीं करते, वो लोग इनएफिशिएंट है, वो लोगों का इनएफिशिएंसी के कारण मेरा सेल्स कम हो रहा है, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है. मींस मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी मेरे को सफर करना पड़ता है. आप एक छोटा सा एग्जांपल लो, सेल्स मैनेजर. अब ये जो सेल्स मैनेजर है, ही विल ट्राई टू सेल एज मच एज पॉसिबल. He will try to sell as much as possible. जितना हो सकेगा उतना वो सेल करेगा. But he may not go out of way to achieve the target. Why he may not go out of way to achieve the target? Simple reason, he is not concerned with profit of company. उसको मेरा प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो ट्राई करेगा सेल्स करने का. But he will not go out of way to achieve the target. But now you people think as a owner. Suppose आप ओनर बन के अगर अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करोगे तो, से एज ओनर आई एम सेलिंग माई ओन प्रोडक्ट, देन आई विल सी टू इट दैट वॉट एवर हैपन्स, टारगेट हैज टू बी अचीव्ड. मैं कुछ भी करके टारगेट अचीव करेगा, मैं डे एंड नाइट काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा और टारगेट अचीव करेगा. सिंपल रीजन है, आई नो कि भाई अगर मेरा टारगेट अचीव हुआ तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, माई प्रॉफिट विल इंक्रीज. और अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ तो आई हैव टू सफर लॉस. अभी जैसे ओनर सोचता है वैसे मैनेजर तो सोचेगा नहीं. और ये एक छोटा सा एग्जांपल है.
अब बड़ा बड़ा कंपनीज देखो, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर, लैक्स ऑफ एम्प्लॉइज आर देयर। वो लोगों को मोटिवेट कैसे करना, हाउ टू मोटिवेट देम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हाउ टू कंट्रोल देम, हाउ टू ब्रिंग बेस्ट एफिशिएंसी आउट ऑफ देम, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग चैलेंज। टू टैकल दिस प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डेवलप्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट टू बी अचीव्ड। स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट टू बी अचीव्ड, यार्डस्टिक टू बी फॉलोड। अब यहां पे एक एग्जांपल हो, हम लोग ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक को कैसे यूज करेंगे, ये सेल्स मैनेजर का एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होएगा ना, उसके पहले हम लोग सेल्स मैनेजर को बुलाएंगे। वी विल कॉल मैनेजर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग ईयर। वी विल टेल हिम दैट नेक्स्ट ईयर से यू हैव टू सेल प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। नेक्स्ट ईयर तेरे को 2 प्रोडक्ट सेल करने का, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अच्छा, कितना सेल करने का? ऐसे प्रोडक्ट ए 10,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी 5,000 यूनिट्स। अच्छा, क्या प्राइस से सेल करने का है? से प्रोडक्ट ए यू हैव टू सेल एट 10 रुपीज, प्रोडक्ट बी एट 15 रुपीज। तो अपना सेल्स का टारगेट आ गया, प्रोडक्ट ए का 1 लाख, प्रोडक्ट बी का 75,000, टोटल यू हैव टू सेल 15,000 यूनिट्स, 1,75,000 सेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा उसके पहले मैनेजर को बुलाएंगे, उसको टारगेट दे देंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर ये टारगेट तेरे को अचीव करने का है, तेरे को ये 2 प्रोडक्ट सेल करने का है, कितना सेल करने का, क्या रेट से सेल करने का है। और हम लोग उसको क्लियरली बोलेंगे कि ये कंपलसरी है, ऑप्शन है, यू हैव टू अचीव। हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई एक बार अपना अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड तेरे को दिया है, ये स्टैंडर्ड को हम एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे। दिस स्टैंडर्ड वी विल कंपेयर विथ एक्चुअल, और हम लोग डिफरेंस फाइंड करेंगे। आप लोग को पता है ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इज नोन एज अ वेरिएंसिस। वेरिएंसिस, आप उसको वेरिएंसिस भी बोलो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। बाद में मैं सेल्स मैनेजर को बोलेगा कि देख, तेरा जो नेक्स्ट ईयर का पैकेज है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। योर नेक्स्ट ईयर पैकेज डिपेंड्स ऑन दिस। अच्छा, अभी नेक्स्ट ईयर का पैकेज इसके ऊपर डिपेंड करता है, उसका क्या मतलब हुआ? अगर ये फेवरेबल रहेगा तो, फेवरेबल मतलब एक्चुअल सेल्स इज मोर देन स्टैंडर्ड सेल्स। हम लोग सेल्स का बात कर रहे हैं ना, रेवेन्यू का बात कर रहे हैं, तो फेवरेबल कभी होता है इफ एक्चुअल सेल्स इज मोर देन स्टैंडर्ड सेल्स। तो मैं उसको बोलेगा, देख अगर ये फेवरेबल होएगा तो उसका क्या मतलब निकलता है? यू आर वेरी वेरी एफिशिएंट, यू आर सेलिंग मोर देन व्हाट आई टोल्ड यू। अच्छा, ड्यू टू योर एफिशिएंसी माई सेल्स इज इंक्रीज, माई प्रॉफिट विल इंक्रीज। अभी तेरे कारण मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो तेरे को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आई विल पास ऑन बेनिफिट टू यू। अच्छा, हाउ आई विल पास ऑन बेनिफिट टू यू? मैं तेरा सैलरी बढ़ा देगा, आई विल इंक्रीज योर सैलरी, आई विल गिव यू प्रमोशन, मैं तेरे को प्रमोशन करके देगा, मैं तेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट देगा, परक्विजिट जो बोलते हैं ना, आई विल प्रोवाइड यू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्विजिट, आई विल ट्रांसफर यू टू बेटर लोकेशन जहां पे तेरा फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ हो सके, बिकॉज यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर एफिशिएंट। बाद में उसको दूसरा साइड दिखाएंगे, ये जो दूसरा साइड है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिजल्ट एडवर्स हुआ तो, एडवर्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअल सेल्स इज लेस देन स्टैंडर्ड सेल्स। तो उसका मतलब हुआ कि तू तो टोटली इनएफिशिएंट है, तू कोई काम का ही नहीं है, तू सेल्स का टारगेट अचीव नहीं कर रहा है। ड्यू टू योर इनएफिशिएंसी माई सेल्स इज कमिंग डाउन,
और अगर मेरा सेल्स डिक्रीज होएगा तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होएगा। अच्छा, अभी तेरे कारण मेरे को लॉस हो रहा है, तो ये भी मैं तेरे को ही पास ऑन करेगा। पहले कैसे मैंने सब बेनिफिट दिया था, अभी उल्टा करेगा सब, तेरा सैलरी कम कर देगा, तेरा जो भी परक्विजिट है, जो भी बेनिफिट है, जो अभी तू एंजॉय करता है, वो विड्रॉ करेगा। तेरे को सेल्स मैनेजर से मैं सेल्समैन बना देगा। सिर्फ मैनेजर है तो तेरे को टारगेट अचीव करना चाहिए। एज ए लीडर यू टू सेट एग्जाम्पल, लेकिन तू टारगेट अचीव नहीं करेगा तो तेरा मैनेजर बनने का आगे ही नहीं। मैं तेरे को सेल्स मैनेजर से सेल्समैन बना देगा। पनिशमेंट, आपको ना उसके दिमाग में डर बिठाना पड़ेगा कि अगर उसने टारगेट अचीव नहीं किया तो वो गया काम से। सो मैं उसको क्लियरली बोलेगा कि अगर तूने टारगेट अचीव नहीं किया तो यू विल बी इन ट्रबल। मेरे को तो मार्केट से दूसरा मैनेजर मिल जाएगा, लेकिन तेरे को दूसरा जॉब नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग में बोलते हैं ना एनपीए, यू आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो तेरे को टारगेट अचीव करने का कंपलसरी है। और जैसे आप उसके दिमाग में डर बिठा दोगे ना कि उसको टारगेट अचीव करना ही पड़ेगा, ही विल गो आउट ऑफ हिज वे टू अचीव द टारगेट। वो डे एंड नाइट काम करेगा, टारगेट अचीव करके देगा। और देखो, हम लोग खाली पेनल्टी का बात नहीं कर रहे ना, हम तो दोनों बात कर रहे हैं कि यू अचीव द टारगेट, माई प्रॉफिट विल इंक्रीज, योर प्रॉफिट विल इंक्रीज, योर इनकम विल इंक्रीज। यू डोंट अचीव द टारगेट, आई हैव टू सफर लॉस, यू हैव टू सफर लॉस। तो हम लोग खाली पनिशमेंट का बात नहीं कर रहे, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं। रिवॉर्ड भी मिलेगा, पनिशमेंट भी मिलेगा। आपने कभी पढ़ा रहेगा ना, तो ये वाला जो टेक्निक है ना, कॉर्पोरेट सेक्टर में कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के नाम से पॉपुलर है। दिस टेक्निक इज नोन एज अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। वेरी वेरी पॉपुलर मैनेजमेंट टेक्निक, वेरी वेरी पॉपुलर मैनेजमेंट टेक्निक। और इस तरह से हम सारे मैनेजर्स को बुलाएंगे, सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीईओ, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज हो, सबको बोल देंगे कि भाई तुम लोग खाली वर्कर्स हो, एम्प्लॉइज हो, वी आर ओनर्स। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डे टू डे बिजनेस मैनेज नहीं कर पाते, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस आपके हाथ में है। यू डू समथिंग वेयर बाय माई प्रॉफिट विल इंक्रीज, योर इनकम विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली, एंड यू डू समथिंग वेयर बाय आई हैव टू सफर लॉस, यू हैव टू सफर लॉस ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द वे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक वर्क। और आप तो कॉर्पोरेट में देखो सब जगह पे ये यूज होता है। अब प्राइवेट बैंक का एग्जांपल हो, ये जो प्राइवेट बैंक है ना, गवर्नमेंट बैंक के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सैलरी पे करते हैं, बट देयर टारगेट इज वेरी बिग, देयर टारगेट इज वेरी बिग। इफ यू डोंट अचीव द टारगेट, यू आर आउट, यू आर फायर्ड। आप इंश्योरेंस कंपनीज का एग्जांपल हो, वो लोग ये इंसेंटिव मेथड पे काम करते हैं। आपको एक टारगेट देंगे, अगर आप वो टारगेट अचीव करोगे तो इंसेंटिव मिलेगा। अच्छा, वो टारगेट अचीव करोगे तो दूसरा नया टारगेट देंगे, हायर टारगेट, वापस टारगेट अचीव करो, वापस इंसेंटिव मिलेगा। सो दिस इज यूटिलाइज एवरीवेयर। सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक अबाउट। नाउ आई टेल यू नेक्स्ट पार्ट, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज टू विच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक इज एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक कौन से एरिया को अप्लाई करते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो, वी आर कंसर्न विद प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट से ही कंसर्न है। अभी थिंक अबाउट P&L अकाउंट, हम लोग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा, टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट। Sales minus total cost, it includes material, labor, variable overhead, fixed overhead, net profit balancing figure. So these are the 6 different areas to which standard costing technique is applicable. Material, labor, variable overhead, fixed overhead, ये 4 हो गया। 5th sales, 6th net profit,
सी बात ऑब्वियस, जब हम लोग नेट प्रॉफिट पे आएंगे तो पूरा टॉपिक कवर होएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. So when we come to net profit, it is going to cover entire topic. Now, at present, I am going to do one example on material. See, material, labor, variable overheads. ये तीनों के तीनों वेरिएबल कॉस्ट है. वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन, वो आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है. स्टैंड if output will change, variable cost will change proportionately. So ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है. ये पीरियड कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट है, not related to output. I am going to do one small example on material. आपको मैं जो मटेरियल में एक्सप्लेन करेगा, याद रखना वो लेबर को भी एप्लीकेबल है, वो वेरिएबल ओवरहेड्स को भी एप्लीकेबल है. ये फिक्स्ड ओवरहेड्स डिफरेंट पार्ट है. अब फिक्स्ड ओवरहेड इज अ डिफरेंट पार्ट, तो वो तो हम बाद में देखेंगे. अच्छा, हम लोग जो मटेरियल में कैलकुलेशन करेंगे, ऑलमोस्ट वो टाइप का कैलकुलेशन सेल्स में भी आएगा. तो मैं एक एग्जाम्पल कर रहा हूं मटेरियल के ऊपर, वो एग्जाम्पल आप लोग मेरे साथ करो. इन दैट एग्जाम्पल यू हैव टू रिकलेक्ट एवरीथिंग जो हमने आईपीसीसी लेवल पे किया है. लाइक कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका जो लॉजिक है, यू हैव टू रिकलेक्ट एवरीथिंग इन दैट एग्जाम्पल. और कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे करेंगे ना, वो पूरे टॉपिक में बाद में एप्लीकेबल होगा. देन दैट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू एंटायर टॉपिक. So I'm doing one small example on material. You can do that example with me. अच्छा, आप लोगों का ना कोई भी थियरी वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है. आप कोई छोटा मोटा पॉइंट रहेगा तो मैं आपको लिखवा देगा, उसका मैं रीजन बता रहा हूं. आप अपना टेक्स्ट बुक में देखोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का थियरी नोट्स है. पीछे थियरी सेक्शन देखो. 15 से 20 पेज, 15 to 20 पेजेस प्रिंटेड थियरी है. आप लिखने बैठोगे ना तो 60-70 पेज हो जाएगा कम से कम. उतना डिटेल थियरी है. तो आप ये थियरी इसमें से रिवाइज कर सकते हो. कोई स्मॉल पॉइंट रहेगा तो मैं आपको लिखवाते जाऊंगा. सो आई एम डूइंग वन स्मॉल एग्जांपल ऑन मटेरियल. डू दैट एग्जांपल विथ मी. हेडिंग लिखना फर्स्ट पार्ट मटेरियल. यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूं, वो टेबल आप लोग बनाना फटाफट एकदम.
यहाँ पे ना मटेरियल ए और मटेरियल बी के बाद में बीच में कुछ लिखने वाला है, तो अगर आपको लिखने का रहेगा ना तो 4 लाइन छोड़ देना। मटेरियल ए के बाद भी 4 लाइन रखना और बी के बाद भी 4 लाइन रखना। आप फटाफट ये टेबल बना लो। यस एवरीवन प्रिपेयर दिस टेबल। हो गया? तो अब यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो, अभी लिखना मत आप। फर्स्ट एग्जांपल मटेरियल। मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। इफ प्रोडक्शन विल चेंज, मटेरियल कॉस्ट विल चेंज प्रपोर्शनेटली। नाउ हर एक सम में आपको ना स्टैंडर्ड दिया रहेगा और एक्चुअल भी दिया रहेगा। हम लोगों को स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेयर करके डिफरेंस फाइंड करने का, वेरिएंसेस फाइंड करने का है। अभी सबसे पहला स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, बराबर ध्यान से सुनना। अभी ये जो क्वांटिटी का पार्ट है जो मैं आपको समझा रहा हूं, इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजर। क्वांटिटी का पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजर। I will call my production manager and I will tell him that if you want to produce 80 units of output, you can consume 100 units of input. Input means raw material.
अगर तेरे को 80 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने का रहेगा तो तू 100 यूनिट्स कंज्यूम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड कंडीशन, ये दो रॉ मटेरियल मिक्स करने का है। ये एग्जांपल में 50-50 50-50 मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन हुआ ना, 1:1 हो गया। 50-50 मीन्स 1:1। कि आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में देखो, जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें अलग अलग मटेरियल का स्पेसिफिकेशन फिक्स होता है। सो मैं मेरे प्रोडक्शन में क्या बोलेगा कि अगर तेरे को 80 प्रोड्यूस करने का रहेगा तो यू कैन कंज्यूम 50 यूनिट्स ऑफ मटेरियल है, 50 यूनिट्स ऑफ मटेरियल भी इक्वल, दो मटेरियल मिक्स करने का इक्वल प्रोपोर्शन में। और दूसरा कंडीशन, तेरे को 80 प्रोड्यूस करने का तो टोटल यू कैन कंज्यूम 100, नॉट मोर देन दैट। टोटल इनपुट 20 नॉर्मल लॉस, परमिटेड लॉस 80 विल बी आउटपुट। सो दिस इज स्टैंडर्ड गिवन टू प्रोडक्शन मैनेजर। याद रखना, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए दो कंडीशन है, उसको मटेरियल इक्वल प्रोपोर्शन में कंज्यूम करने का और टोटल इनपुट 80 प्रोड्यूस करने का तो 100, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अभी ये जो मैं प्राइस का बात बता रहा हूं, इट इज रिलेटेड टू परचेस मैनेजर। इन बिग ऑर्गेनाइजेशन देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये जो मैं आपको प्राइस का पार्ट बता रहा हूं, इट इज रिलेटेड टू परचेस मैनेजर। I will call my purchase manager. I will tell him that material A you can purchase on an average at 5 rupees per unit. Material B you can purchase on an average at 6 rupees per unit. याद रखना, परचेस मैनेजर को खाली एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करने का है, प्राइस एट विच मटेरियल इज टू बी परचेस, एक ही कंडीशन। अच्छा, मेन बात, ये जो परचेस मैनेजर है ना, उसको मैं एडवांस में क्वांटिटी नहीं बताएगा। परचेस मैनेजर को एडवांस में क्वांटिटी नहीं बताएगा। उसका सिंपल रीजन है, एडवांस में मेरे को कहां से पता चलेगा कि पूरे साल में कितना क्वांटिटी लगेगा। ये तो एक एग्जांपल है, 80 प्रोड्यूस करने का रहेगा तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। नाउ मटेरियल डिपेंड्स ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन डिमांड इन द मार्केट। तो थ्रू आउट द ईयर कितना मटेरियल लगेगा वो तो हमको थ्रू आउट द ईयर पता चलेगा जब प्रोडक्ट